Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. So today we are going to start from where we left yesterday. हमने कल की क्लास के अंदर ट्रेवल जो पोइट्री है आपकी इसको डिटेल में डिस्कस किया था. इसके स्टेंजा बाय स्टेंजा हमने पैराफ्रेजिंग की थी, फिगरेटिव लैंग्वेज हमने इसके अंदर डिस्कवर की थी और इसके अलावा हमने इसको बहुत डिटेल में समझा था. तो आज की क्लास के अंदर हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे और इससे रिलेवेंट अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होंगे तो उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे. ओके तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, क्योंकि हमने कल की क्लास में राइमिंग स्कीम नहीं की थी. तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद विल मूव फॉरवर्ड. ओके अच्छा, आई शुड लाइक टू राइज एंड गो. अब पता है जब भी हम लोगों ने किसी भी पोइट्री की राइमिंग स्कीम देखनी होती है ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसके जो आखिरी वर्ड्स होते हैं ना उनको हम पहले अंडरलाइन कर लेते हैं. ठीक है, जैसे गो ग्रो. ठीक है, अब देखिए गो और गो दोनों आपस में राइम कर रहे हैं, राइट. गो का साउंड और ग्रो का साउंड आपस में राइम कर रहा है तो हम इसको ए साउंड कह देंगे. स्काई अब इनके साथ राइम नहीं कर रहा, राइट. तो जब राइम नहीं कर रहा तो हम इसको डिफरेंट साउंड कहेंगे. स्काई और लाई आपस में राइम कर रहा है तो इसलिए हम इसको बी डी कह देंगे. फिर अब गोट्स और बोट्स, ये किसी के साथ ना गो और स्काई दोनों के साथ नहीं जा रहे, ये अलग से आ रहे हैं. तो हम इनको क्या करेंगे, हम इनको यहाँ पे सी और सी कह देंगे. ठीक है, फिर लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे हम देखते हैं तो आगे हमारे पास आउट एंड अबाउट है. ये भी इनमें से किसी के साथ नहीं जा रहा, ये अलग से आ रहा है तो हम इसको डी डी कह देंगे. ठीक है. अच्छा, अब ये जो पोइट्री है ना इसको इस तरीके से स्टेंजास में डिवाइड नहीं किया गया था, ये हमने खुद यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है. तो अब देखिए माइनरेट्स और सेट ये आपस में राइम कर रहे हैं, राइट. तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको यहाँ पे ई ई कह सकते हैं या फिर हम दोबारा से इसको ए ए बी करके शुरू कर लेते हैं. हम यहाँ से नया स्टेंजा शुरू कर लेते हैं. ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए अब ये आपस में अगर हम यहाँ तक इसकी ख़त्म करते हैं ना, आई मीन रुके, लेट मी रेज दीज थिंग्स. जैसे हम इसको डी कहते हैं और इसको हम कह देते हैं ई सिंगल, तो हम यहाँ पे ख़त्म करें. ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फिर आप इसको इस तरह लिखेंगे ए ए बी बी सी सी डी डी ई. ठीक है. अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं, उसको भी देख लेते हैं क्या उसमें भी यही राइमिंग स्कीम फॉलो हो रही है. सेट, अब देखिए सेट और माइनरेट के साथ जा रहा था ना, तो इसलिए इसका पेयर यहाँ बन रहा है. ठीक है, तो हम इसको ई ही कह देते हैं. फिर क्या, फार एंड बाजार ए ए, गोज ब्लोज बी बी, ड्रम हम सी सी, फायर स्पायर डी डी, हट्स एंड नट्स ई ई. ठीक है, अब हमने इसको ऊपर वाले के साथ ही ई में कन्वर्ट कर दिया. तो ठीक है, ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई, दिस इज द राइमिंग स्कीम. आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी. हर स्टेंजा की राइमिंग स्कीम हम ए से ही स्टार्ट करते हैं. ओके अच्छा, तो आप लोगों को यहाँ पे राइमिंग स्कीम इसकी समझ में आ गई होगी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम इस वाले स्टेंजा को भी देख लेते हैं. क्रोकोडाइल एंड नाइल ए ए, फ्लाइज एंड आइज बी बी, फॉर एंड आर सी सी, ईयर एंड नियर डी डी, सीन एंड पेरेंक्विन ई ई. ठीक है, अब फिर से ये जो वेयर अमंग द डेजर्ट सैंड, ये नेक्स्ट स्टेंजा के साथ इसको हम मिलाएंगे. ओके तो हम उसको क्या करते हैं, देखिए क्रोकोडाइल और नाइल आपस में राइम कर रहे थे इसलिए ए है, फ्लाइज और आइज आपस में राइम कर रहे थे इसलिए बी है, फार एंड आर आपस में राइम कर रहे हैं सी. ये इनमें से कोई भी पेयर किसी और के साथ राइम नहीं कर रहा. ओके डी डी ई ई. फिर हम अपनी नेक्स्ट स्टेंजा की कर लेते हैं, तो उसको हम यहीं से स्टार्ट करेंगे स्टैंड्स के साथ. ओके हम इसको ए कह देते हैं ए ए, प्रिंस एंड सेंस बी बी, हाउस एंड माउस सी सी, नाइट एंड लाइट डी डी, मैन एंड कारवान ई ई. ठीक है, फिर हम अगले वाले पे जाते हैं. लाइट अ फायर से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं. ओके ए ए, ब्लूम एंड रूम ए ए हो गया. ओके वॉल्स एंड फेस्टिवल्स बी बी, टॉयज एंड बॉयज डी डी. ठीक है, तो इस तरीके से आपने राइम करनी है. जो वर्ड जिस पिछली साउंड के साथ राइम कर रहा है उसका हमने सेम वर्ड रखना है, सेम लेटर रखना है. ओके आई होप यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब यहाँ पे हमारे पास आता है रीडिंग
एंड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आ रहा है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द एलर ऑफ ट्रेवल इन द फर्स्ट स्टेंजा। अब क्या है, अब आप मुझे बताएंगे पहले स्टेंजा का जो आंसर है उसमें क्या आप लिखेंगे, तो आप उसको इस तरीके से आंसर करेंगे, इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब्स ट्रेवल एज मैजिकल एंड फुल ऑफ एडवेंचर। ठीक है, तो जो पहला स्टेंजा है उसको पोएट किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है, मैजिकल और फुल ऑफ एडवेंचर। ठीक है, अगर आप वापस बुक पे भी जाते हैं ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बुक पे जो आपका पहला स्टेंजा है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, वो गोल्डन एप्पल्स के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, वो पैरेट आइलैंड्स के बारे में बात कर रहा था, वो कैटोज एंड गोट्स के बारे में बात कर रहा था। उसने क्रूजो की जो है वो उसकी एग्जाम्पल दी। ठीक है, क्रूजोज की एग्जाम्पल दी, फिर उसने इसके अलावा क्या क्या रॉबिन्सन क्रूजो है ना ये, उसकी एग्जाम्पल दी, उसकी इल्यूजन इस्तेमाल की। इसके अलावा क्या है, मॉस्क एंड माइनर्स की बात हो रही, बहुत सारी चीज़ों की इसमें बात की जा रही है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं, ही इज ड्रॉन टू वेयर द गोल्डन एप्पल्स ग्रो, पैरेट आइलैंड्स एंकर्ड लाई एंड लोनली क्रूजर्स बिल्डिंग बोट्स। द यूज ऑफ एक्सोटिक इमेजेस लाइक गोल्डन एप्पल्स, parrots, cockatoos and goats shows the travel is exciting, mysterious and far away from ordinary life. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये जो सारी की सारी जो डिस्क्रिप्शन दी गई है, जिन जिन इमेजेस की का जिक्र किया गया है, जो इमेजरी इस्तेमाल की गई है, उन सब से हमारे पास क्या एक इमेज क्रिएट होता है, वो एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ का इमेज क्रिएट होता है, एक मिस्टीरियस, एक एक्साइटिंग लाइफ का इमेज क्रिएट हो रहा है। It appeals to curiosity and the desire to explore unknown lands. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी लेकर आता है, किस चीज़ के लिए, एक अननोन लैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। तो पूरा का पूरा जो स्टेंजा है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, वो ट्रेवल को फैंटिसाइज करा रहा है, वो ट्रेवल के बारे में बहुत अच्छा इमेज आपके दिमाग में क्रिएट कर रहा है, वो एक्जॉटिक लाइफ के बारे में बात कर रहा है, वो उसने बहुत सारी चीज़ों के इसमें इमेज क्रिएट किया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। The poem does not follow a strict rhyme scheme throughout. Most stanza have free verse with occasional rhyming couplets. ठीक है, अब देखिए, लेकिन मेरा ख्याल यहाँ पर ये है कि मैंने जिस तरीके से आप लोगों को राइम स्कीम कराई है ना, आप उसको उस तरीके से फॉलो करें। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई, इस तरीके से राइम स्कीम फॉलो हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब इरेगुलर क्यों आ रही है, वो इरेगुलर सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि स्टेंजास की जो डिवीजन है ना वो थोड़ी सी इरेगुलर हुई हुई है। ठीक है, वरना अगर आप पूरी पोम को देखें ना इकट्ठे एज अ होल, तो उसके अंदर आपको ए बी बी सी सी डी डी ई ई ही नजर आएगा। लेकिन क्या है, लेकिन क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि जहाँ पे स्टेंजा ब्रेक हो रहा है, तो वो पिछली लाइन अगली लाइन के साथ राइम करी है, तो जिसके अंदर थोड़ा सी इरेगुलरिटी आ रही है। तो उस सेंस में ये इरेगुलर फ्री वर्ड्स हम इसको कह सकते हैं, लेकिन आप इसको ए बी बी यानी ए बी नहीं कहेंगे, आप इसको ए बी बी कहेंगे। ओके, What are your thoughts about the imagination of an innocent young boy who wants to explore the world? Write a few lines about it. अच्छा, the imagination of an innocent young boy is pure, wide and fearless. He does not see dangers, only wonders. वो क्या कर रहा है, उसको dangers कहीं नजर नहीं आ रहे. Even though he was talking about टाइगर्स जो कि मैन ईटिंग टाइगर्स थे, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उसको हर चीज़ के अंदर जो है वो एक्साइटमेंट नज़र आ रही है। ठीक है, वो उसको एक्सप्लोर करना चाहता है। इन ट्रेवल द बॉय ड्रीम्स ऑफ डेजर्ट्स, जंगल्स, टाइगर्स, एंशिएंट सिटीज एंड इजिप्शियन टॉयज. His mind turns the whole world into a storybook. This shows that children see the world as a place of magic and adventure, and their imagination helps them dream beyond the limits of their home. तो बेसिकली जो पूरी की पूरी पोइट्री है उसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि जो पोइट है, जो एक बच्चा है, उसने दुनिया को एक सेफ और एक एडवेंचरस वे में इमेजिन किया है। उसने कहीं ये नहीं सोचा कि जो दुनिया है ये बहुत ख़तरनाक होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो डेंजरस हो सकती हैं। उसको हर जगह पर क्या नज़र आ रही है, उसको एक्साइटमेंट नज़र आ रही है, उसको जो है वो एक्सप्लोर करने का दिल कर रहा है। ओके, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन्स पोम ट्रेवल, एंड हाउ डज द पोएट कन्वे द थीम थ्रू द यूज ऑफ पोएटिक डिवाइसेस? तो पोएटिक डिवाइसेस को यूज़ करते हुए जो राइटर है उसने किस तरीके से जो है वो सेंट्रल थीम क्रिएट की है, या फिर अपनी जो थीम है उसको किस तरीके से कन्वे किया है बाय यूजिंग लिटरेरी डिवाइसेस या फिर फिगरेटिव डिवाइसेस। तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल थीम क्या है, द सेंट्रल थीम इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड द डिज़ायर फॉर एडवेंचर। तो पूरी की पूरी जो आपकी ये पोइट्री है ये किस पे लिखी गई है, ये डिज़ायर फॉर एडवेंचर पे लिखी गई है, ये आपकी इमेजिनेशन पे लिखी गई है। ठीक है, एक बच्चे की इमेजिनेशन पे लिखी गई है।
तो अब इसके अंदर क्या है, द पोइट कन्वेज दिस थ्रू विविड इमेजरी। सबसे मेजर चीज़ जो पोइट ने इस्तेमाल की है ना वो इमेजरी है। वो इमेजरी किस तरीके से है, उसने पिक्चर्स ड्रॉ की है रीडर के माइंड में, उसने जगहों के नाम लेकर, उन्होंने चीज़ों को डिस्क्राइब करके, ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसने वो इमेजेस क्रिएट की हैं। अगर आप देखें मॉस्क एंड माइनरेट से उसने इस्लामिक कल्चर को रिप्रेजेंट किया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में उसने चाइना का रेफरेंस दिया, फिर नाइल उसने जो है वो इजिप्शियन रिवर जो है दरियाए नील उसका रेफरेंस दिया, ठीक है। फिर क्या है, डिजर्टेड सिटी, आपके दिमाग में किस तरीके से एक पिक्चर ड्रॉ होती है, ठीक है। उसने पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बनाया है थ्रू इमेजरी। गोल्डन एप्पल्स का वर्ड इस्तेमाल किया, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इसमें जिक्र किया गया है, जैसे बाजार का है और बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि इसमें सिमिली का इस्तेमाल किया गया है, हॉट एज फायर, वाइड एज इंग्लैंड, टॉल एज एस्पायर, ठीक है। ये सारे के सारे जो सिमिलीज इस्तेमाल की गई हैं वो भी किस लिए हैं, वो भी आपको एक बहुत ज़्यादा डीप थॉट देने के लिए और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा आप देखें तो इल्यूजन का इस्तेमाल किया गया है, जैसे क्रूजोस का जिक्र किया गया है, ठीक है, पेरेंक्विन का जिक्र किया गया है, इजिप्शियन बॉयज ब्रिंगिंग हिस्ट्री एंड स्टोरीज इनटू द पोम, ठीक है। तो ये सारी की सारी इल्यूजन भी इस्तेमाल की गई हैं। सबसे पहले तो ये जो रॉबिन्सन क्रूजो का जो इन्होंने जिक्र किया गया है वो है, ठीक है। All these devices show how a child dreams of seeing every corner of the world, ठीक है। तो सारी डिवाइसेस मिलके क्या करी हैं, एक मैसेज कन्वे करी है, एक बच्चे की डिजायर को कन्वे किया जा रहा है जो कि पूरी दुनिया को घूमना चाहता है। अच्छा, which figurative device is used by the poet in the line wide as England, tall as a spire? Explain briefly. तो आप सब बच्चों को पता है कि ये क्या है, ये सिमिली का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, टॉल एज स्पायर और वाइड एज इंग्लैंड, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले कि कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है, एक फॉरेस्ट का कि वो इतना फैला हुआ फॉरेस्ट है जितना एक कंट्री फैली हुई है, जैसे जितना एक इंग्लैंड है वो फैला हुआ है, ठीक है, उसकी तरह। और फिर क्या है, जो दरख्त है वो इतने ऊंचे हैं जितना एक चर्च की जो एक बिल्डिंग है वो जितनी ऊंची होती है, बिल्कुल उसी तरीके से उसको यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। द पोएट कंपेयर्स द फॉरेस्ट विड्थ टू इंग्लैंड एंड इट्स हाइट टू अ spire using the word as. This is done to show how huge and tall the forests are, ठीक है। उस बॉय की इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट है वो जितना एक कंट्री फैला हुआ है उतना वो फैला हुआ है, और दरख्त क्या है, बहुत ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे दरख्त हैं। इट मेक्स द सीन मोर ड्रामेटिक एंड ग्रैंड। तो इन फिगरेटिव डिवाइसेस को यूज़ करने से क्या हो रहा है, जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक बन रहा है, ग्रैंड बन रहा है, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या है, Analyze the poem with the help of starters given below. In the first, अच्छा अब देखें, आप पहले हम इसको यहाँ से देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को बुक से। अच्छा, in the first stanza the poet talks about, आपके पास ये स्टार्टर दिया गया है ताकि आप क्या करें, आप इसको कंप्लीट करें, ठीक है। आपने पोएम को क्या है वो क्या करना है, आपने उसका एनालिसिस करना है, आपको उसको एनालाइज करना है, ठीक है। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट टॉक्स अबाउट, किसके बारे में पोएट बात कर रहा है फर्स्ट स्टैंजा के अंदर, अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट टॉक्स अबाउट द मैजिकल प्लेसेस ही विशेस टू विजिट, लैंड्स विद गोल्डन एप्पल्स, ट्रॉपिकल पैरेट आइलैंड्स एंड एडवेंचर्स लाइक रॉबिन्सन क्रूसो। इट शोज हिज लॉन्गिंग टू एस्केप एंड एक्सप्लोर। अब क्या है, इस पूरे के पूरे स्टेंजा के अंदर अगर आप इसका एनालिसिस करें तो आपको क्या नजर आ रहा है कि पोएट की डिजायर टू एक्सप्लोर थिंग्स, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको वो एक्सप्लोर करना चाहता है, वो गोल्डन एप्पल वाले लैंड्स को एक्सप्लोर करना चाहता है, वो ट्रॉपिकल आइलैंड्स को डिस्कवर करना चाहता है, जैसे कि रॉबिन्सन क्रूसो ने किया। वो बिल्कुल उसी तरीके से क्या करता है, वो खुद भी उनको एक्सप्लोर करना चाहता है, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर हमारे पास दूसरा पार्ट आता है इसी क्वेश्चन का, जिसमें क्या है, द टोन ऑफ द पोएम इज। अब जो टोन है वो क्या है, द टोन ऑफ द पोएम इज विस्टफुल, ड्रीमी एंड एडवेंचरस, ठीक है। तो क्या है, विशफुल है, एडवेंचरस है, ड्रीमी है, ठीक है। द पोएट साउंड्स लाइक अ चाइल्ड हु इज क्यूरियस एंड एक्साइटेड अबाउट द वर्ल्ड बट ऑल्सो अ लिटिल लोनली एंड इमेजिनेटिव। तो बच्चा क्या है, बच्चे के पास एक क्या है, एक विश है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, वो इसके अलावा वो ड्रीमी है, वो एडवेंचरस है, वो ड्रीम जो है ना वो बना रहा है अपने, वो ख्वाब बना रहा है, ठीक है। वो क्या करना चाहता है, वो पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है। जो इसकी टोन है ये उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, कि एक्साइटमेंट हमें नजर आ रही है, इसमें क्यूरियोसिटी हमें नजर आ रही है, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके अंदर नजर आ रहा है। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, द कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ द पोएम टॉक अबाउट। अब जो आखिरी लाइन्स हैं वो किस चीज़ के बारे में बात करी है, द कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ द पोएम टॉक अबाउट द बॉयज फ्यूचर ड्रीम। When he grows up, he will go to
अ डिजर्टेड सिटी विद अ कैमल कारवान। ठीक है, वो क्या बता रहा है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, तो मैं एक डिजर्टेड सिटी में जाऊंगा और किसके साथ जाऊंगा, अपने पूरे कैमल कारवान के साथ जाऊंगा। ठीक है, लाइट अ फायर, लुक एट एंशिएंट वॉल पेंटिंग्स एंड फाइंड टॉयज ऑफ ओल्ड इजिप्शियन बॉयज। वो क्या करेगा, वो आग जलाएगा, एंशिएंट हॉल के अंदर क्या करेगा, वहाँ पे जाके वो उसको एक्सप्लोर करेगा, वहाँ पे वॉल पेंटिंग्स को देखेगा, उसके अलावा जो इजिप्शियन बॉयज़ के जो टॉयज़ थे पुराने उनको एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, इट शोज़ हिज विश टू कनेक्ट विद हिस्ट्री एंड एक्सपीरियंस द पास्ट। तो क्या है, उसकी जो विश है कि वो अपने आप को कनेक्ट कर सके हिस्ट्री के साथ, और जो है जो पास्ट में इवेंट्स हो चुके हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, वो उनको एक्सप्लोर करना चाहता है। तो ये हमें नज़र आ रहा है हमारे इस स्टेंजा के अंदर, राइट। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है वो है ओरल कम्युनिकेशन की। ठीक है, अब ओरल कम्युनिकेशन की एक्सरसाइजेस को आपको पता है कि हम क्लास के अंदर नहीं कर रहे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, 21st सेंचुरी इज़ द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन इकोनॉमी। अच्छा, अब इस पूरे के अंदर ना, इस पूरे पैसेज के अंदर ये 21st सेंचुरी के बारे में डिटेल में डिस्कशन की गई है कि अब आज की इकोनॉमी क्या है, और उसमें बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। अब आपने इसका करना क्या है, इसमें ना एंड पे आपके पास यहाँ पे एक इंडिविजुअल टास्क है। ठीक है, आपने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है। हम इसकी इंस्ट्रक्शन को यहाँ पढ़ लेते हैं, मैं आपको गाइड कर देती हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसको क्लास में अपने टीचर के साथ इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। ओके, रीड द पैराग्राफ गिवन अबव एंड प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन द रोल ऑफ GIS इन बूस्टिंग टूरिज्म इंडस्ट्री। योर प्रेजेंटेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपने क्या करना है, आपने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपने GIS सिस्टम के ऊपर एक प्रेजेंटेशन देनी है कि वो किस तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट करता है। ठीक है, उसका क्या रोल है टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर, वो किस तरीके से रोल प्ले करता है। अच्छा, सबसे पहले आप क्या बताएंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, GIS सिस्टम है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, एक्सप्लेन ब्रीफली इन योर ओन वर्ड्स। तो आप इसको पहले एक्सप्लेन कर देंगे कि ये सिस्टम क्या है, फिर आप बताएंगे व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ GIS एप्लीकेशन, कि अब इसके मेजर फंक्शंस क्या क्या हैं, आप GIS एप्लीकेशन के थ्रू क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, क्या क्या उसको किस किस तरह से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। डज इट हैव एनी सिग्निफिकेंस इन टूरिज्म, इसके अंदर कोई इसकी सिग्निफिकेंस है टूरिज्म के अंदर, क्या ये सिग्निफिकेंट है, क्या इसके कोई नुकसानात है, वो क्या चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है, आपने इसको इस तरीके से करना है। ठीक है, ये आपका इंडिविजुअल टास्क होगा, ये हर बच्चे ने खुद क्लास के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। फिर इसमें हमारे पास एक पेयर वर्क आ रहा है, उस पेयर वर्क में आपने क्या करना है, द पोएट हैज एक्सप्रेस्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन। हाउ डज द पोम्स थीम ऑफ ट्रेवल and adventure resonate with your own self? The activity is to be done in pairs, hence share your thoughts and experiences with your partner. अच्छा, अब देखिए ये जो पूरी की पूरी पोइट्री है ना, इसके अंदर किस एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर शो की गई है एडवेंचर की और एक्सप्लोरेशन की। ठीक है, तो क्या आपके पास भी ये आपके अंदर ऐसी कुछ फीलिंग्स हैं, क्या आप भी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या आपने कभी चीज़ों को इस तरह से एक्सप्लोर किया है? अगर आपने कुछ किया है तो आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं अपने पेयर के साथ, आप अपनी क्लास फेलो किसी के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी आप पेयर में कर सकते हैं, दो दो बच्चे आपस में कर लें, और फिर इसको आप क्लास डिस्कशन का भी पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, और जब फिर तीसरी चीज़ आ रही है वो ग्रुप डिस्कशन है। अब ग्रुप डिस्कशन के अंदर क्या है कि आपको जो टीचर है वो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी, स्मॉल ग्रुप्स के अंदर, और फिर क्या है आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ट्रैवल, कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल है ट्रैवल के अंदर। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से मीन्स हैं, आपको सब बच्चों को पता है कि आप किन किन जरिए से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हैं। हैव ईच ग्रुप डिस्कस द असाइन्ड टॉपिक शेयरिंग देयर ओन थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू इट। तो अब क्या कर सकता है, हर ग्रुप अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस को रिलेट करके एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकता है। ठीक है, या फिर डिस्कशन के लिए भी आप इसको कर सकते हैं। इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द ग्रुप्स। ठीक है, आप सब लोगों ने इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करना है। अब इसके अंदर ना इन्होंने 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं। ग्रुप 1 के लिए क्या है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक ग्रुप जो है वो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर सकता है। ठीक है, कि कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लाइक आप एयर ट्रैवल कर सकते हैं, बाय ट्रेन कर सकते हैं, रोड ट्रिप कर सकते हैं। ठीक है, क्रूजेस के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपने कन्वीनियंस, एक्सेसिबिलिटी और इसका इम्पैक्ट बताना है अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस का, इन सब चीज़ों का एक ग्रुप ने। दूसरे ग्रुप ने क्या करना है, सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में बात करनी है। ठीक है, किस तरीके से जो डिफरेंट जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी के अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं, या फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उनका क्या होता है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट के लिए हेल्दी हैं और कौन सी चीज़ें जो इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं। ठीक
ठीक है, आपस में अपनी कोई सजेशंस भी दे सकते हैं। फिर जो है एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी, अब ये एक थर्ड ग्रुप है जो इसके बारे में डिस्कशन कर सकता है। इसमें आपने क्या करना है कि आपकी एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूसिविटी जो है वो ट्रैवल और टूरिज्म के अंदर किस तरह से इफेक्ट होती है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, जो डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए क्या क्या इसके अंदर चैलेंजेस आते हैं और आप किस तरीके से इसको बेहतर बना सकते हैं, ठीक है, आप इसके अंदर भी अपनी सजेशन दे सकते हैं। फिर हमारे पास जो फोर्थ ग्रुप आएगा वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट डिस्कस करेगा, इन्वेस्टिगेट द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, ठीक है, तो वो देखेगा कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है टूरिज्म के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, इसके अंदर आप उसके अंदर क्या डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू लोकल इकोनॉमीज, जॉब क्रिएशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म डेस्टिनेशन, तो ये किस तरीके से रोल प्ले करती है जो ट्रांसपोर्टेशन है लोकल इकोनॉमीज़ को बिल्ड करने में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने में, या फिर किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, तो आपने इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक थी आज की हमारी क्लास। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी एंड ग्रामर वाला पोर्शन। इसके अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर ये कोई छोटी सी एक्टिविटी होती ना तो हम इसी क्लास के अंदर इसको कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, ये मुझे आपको पहले समझाने पड़ेंगे और उसके बाद हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो इनमें 2-3 दिन हमारी क्लासेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पे चली जाएंगी। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसमें हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स वगैरह को डिस्कस करना है। ओके, आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी।